सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के इस लेक्चर में हम चौसा के युद्ध की चर्चा करेंगे। तो जब हुमायूं ने चुनार का घेरा डाल लिया तो ऐसे दौर में शेर शाह ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। मजबूत करने के बाद भारत के जो तमाम रास्ते थे उसको उसने बंद कर दिया था, उसके मार्ग। तो ऐसे दौर में अब चौसा का युद्ध शेर शाह के जीवन का एक ट्रेलर दिखाई दे रहा था, उसके शासक बनने का एक ट्रेलर था ये। तो चौसा का युद्ध जो था 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच, और शेर खां इसमें विजयी हुआ था। And decent book like Superior Cretan. Not either it or the family they had. तो यहाँ पर हुमायूं के आगरा लौटने की सूचना पाकर शेर खां उसे मार्ग में रोकने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से उसने बिहार और जौनपुर के आदि स्थानों से अपने सैनिकों को रोहतास के दुर्ग के निकट एकत्रित कर लिया था। वापस आने के लिए हुमायूं ने गंगा को पार कर दक्षिणी मार्ग से ग्रांड ट्रंक रोड से चला। यह हुमायूं की बड़ी भूल थी, क्योंकि इस भाग पर अफगानों का अधिकार था। हुमायूं की सेना चौसा के निकट पहुंची। लगभग उसी समय शेर शाह की सेना भी कर्मनाशा नदी के दूसरे तट पर पहुंच गई थी। दोनों सेनाएं लगभग 3 माह तक आमने सामने खड़ी रही। इस बीच शेर खां हुमायूं को धोखे से शांति वार्ता में उलझाए रहा। वस्तुतः वह वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मुगल सेना गंगा और कर्मनाशा नदियों के बीच में थी और वह भाग नीचा भी था, जिससे वर्षा का पानी आने पर नदियों में बाढ़ भी आ सकती थी। मुगल सेना कठिनाई में फंस सकती थी। वर्षा होते ही हुमायूं के शिविर में पानी भर गया। मुगल सेना कठिनाई होने के लगी और तोपखाना उसका काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे दौर में शेर शाह ने उस पर हमला कर दिया। अतः मुगल सेना जो थी वो अस्त व्यस्त हो गई थी। स्थिति का लाभ उठाकर शेर खां ने 26 जून 1539 ईस्वी को रात्रि में मुगल छावनी पर आक्रमण कर दिया। मुगल खेमे में खलबली मच गई। सैनिक अपनी प्राण बचाने के लिए गंगा में कूद गए। हुमायूं ने वीरतापूर्वक अफगानों का सामना किया, किंतु भुजा में तीर लगने के कारण वह घायल हो गया था। अतः प्राण बचाने के लिए वह घोड़े सहित गंगा में कूद गया, जहां निजाम नामक एक भिश्ती ने अपने मश्क के द्वारा उसे डूबने से बचा लिया था। आगरा पहुंचने के बाद हुमायूं ने इसी निजाम नामक भिश्ती को आधे दिन के लिए बादशाह का अधिकार प्रदान कर दिया था। चौसा के युद्ध में मोहम्मद जमान मिर्जा सहित हजारों मुगल सैनिक मारे गए थे। शेर खां विजयी हुआ था। उसने मुगल बेगमों और स्त्रियों को जो युद्ध के दौरान शिविर में पकड़ी गई थी उनको सम्मान सहित वापस भेज दिया। चौसा के युद्ध में विजय के पश्चात शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और शेर शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के भी डलवा लिए थे। शीघ्र ही उसने जलाल खान को भेजकर बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। तत्पश्चात बनारस, जौनपुर, लखनऊ होते हुए कन्नौज पहुंच जाता है। यानी अब जो अंतिम निर्णायक युद्ध था वो बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध, तो ये 17 मई 1540 ईस्वी को शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। बहुत ही निर्णायक युद्ध है। इसी युद्ध के बाद सूर्यवंश की स्थापना होती है। सूर्यवंश की स्थापना, जिसको हम द्वितीय अफगान वंश भी कहते हैं। द्वितीय अफगान वंश। तो कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं आगरा पहुंच जाता है। इसी समय हिंदाल और विद्रोही मोहम्मद सुल्तान मिर्जा उसके सेवा में उपस्थित हुए, जिसे हुमायूं ने क्षमा प्रदान कर दिया। किंतु कामरान ऐसी संकटग्रस्त स्थिति में हुमायूं का साथ न देकर लाहौर लौटने का उसने निश्चय किया। इसी बीच कामरान अस्वस्थ हो गया। उसे संदेह हुआ कि हुमायूं के आदेशानुसार उसे विष दिया गया है। इस कारण वह अपनी अधिकांश सेना के साथ लाहौर चला गया। जब शेर खां हुमायूं के भाइयों के मध्य मतभेद का पता चला तो स्थिति का लाभ उठाते हुए उसने अपने पुत्र कुतुब खान को चंदेरी की ओर भेजा। किंतु कुतुब खान कालपी के निकट मुगलों द्वारा पराजित हो जाता है और मारा जाता है। इस घटना से शेर खां बहुत दुखी हुआ और अपने पुत्र की हत्या का बदला लेने के लिए वो कन्नौज पहुंच जाता है। गंगा नदी के तट पर सैनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी। इसी समय मोहम्मद सुल्तान मिर्जा अपने पुत्र सहित हुमायूं के कर गया, जिससे हुमायूं की सेना में असंतोष व्याप्त हो जाता है। ऐसी दशा में हुमायूं युद्ध करना उचित नहीं समझा, परंतु गंगा नदी पार करते घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। मुगल खेमे में पानी भर गया। मुगल अपनी सेना और खेमों को ऊंची भूमि पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे कि 17 मई 1540 ईस्वी को अचानक अफगानों ने उन पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना पराजित हुई और शेर खां विजयी हुआ। पराजित होने के बाद हुमायूं तथा उसके भाई हिंदाल किसी प्रकार बचकर आगरा पहुंचे, किंतु वहां ठहर नहीं सके क्योंकि शेर खां उनका पीछा कर रहा था। आगरा से हुमायूं लाहौर पहुंचा तथा यहाँ से ईरान चला गया। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने हुमायूं के भाग का अंत कर दिया और द्वितीय अफगान राजवंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हुमायूं का जो निर्वासन है 1540 से लेकर 55 तक होता है, यानी 15 साल वो निर्वासित जीवन जिया था और ये ही 15 साल भारत में सूर्यवंश का शासन था, जिसको द्वितीय अफगान राजवंश के नाम से जानते हैं। इसी समय उसने मीर अकबर अली जामी के पुत्री से शादी भी कर लिया था और उसी से 1542 ईस्वी में राणा बीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने राजनीतिक परिस्थितियों के नाते वहाँ पर सिया धर्म को भी स्वीकार कर लिया था और सियाओं का जो वस्त्र है यानी किजिलबास उसको भी धारण कर लेता है। तो ऐसे दौर में तेहरान के शासक शाह तहमास ने उसकी बड़ी सहायता की। इसी के नाते उसने आगे चलकर भारत में फिर से युद्ध करने का निश्चय किया। तो इन 15 साल के प्रवास के दरमियान उसने बहुत सारे मेहनत किए। बाद में उसने बदखसा को जीत लिया था। इसके बाद आगे चलकर उसने मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्धों में परास्त करके फिर से भारत में मुगल साम्राज्य को एक सुदृढ़ता प्रदान करने का काम किया। तो अब हम हुमायूं के प्रमुख युद्धों में मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्धों की बात करेंगे, क्योंकि जो उसका 15 साल का प्रवास का दौर था उसमें उसने अपने जो स्त्रियाँ उसकी खराब थे उस पर काम किया। और इस प्रवास के दरमियान उससे पूछा भी गया था कि भारत में किस जाति पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो उसने राजपूतों का नाम बताया था। इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चले। तो हुमायूं की भारत की और वापसी की चर्चा करें। यहाँ ईरान के शाह की सहायता प्राप्त कर हुमायूं अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता है। अतः अकबर पुनः भारत में अपने भाग्य को आजमाने के लिए लालायित हो उठा, किंतु इससे पूर्व वह मध्य एशिया में अपनी शक्ति को संगठित कर विद्रोही भाइयों को नियंत्रण में लाना चाहता था। इसलिए सबसे पहले उसने कंधार विजय की योजना बनाई थी। तो कंधार विजय ईरान के शाह की सहायता प्राप्त कर हुमायूं कंधार के लिए प्रस्थान करता है। कंधार में उस समय अस्करी कामरान के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था।
29 दिसंबर 1544 ईस्वी को हुमायूं सिस्तान पहुंचता है। वहां से उसने बुस्ट के दुर्ग का घेरा डाल दिया जिस पर कामरान का अधिकार था। एक युद्ध के बाद हुमायूं का दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद वह कंधार की ओर बढ़ा। कंधार को जीतना हुमायूं के लिए आसान नहीं था, अतः उसने बैरम खान को अपना दूत बनाकर कामरान के पास भेजा। बैरम खान ने कामरान और हिंदाल से भेंट की, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदाल तथा उसके बहुत से अमीर हुमायूं के पक्ष में चले गए। अब हुमायूं ने कंधार का दुर्ग घेर लिया। अंत में विवश होकर अस्करी ने आत्मसमर्पण कर दिया। हुमायूं ने कंधार जीतकर उसे ईरान के शाह को सौंप दिया, परंतु शीघ्र ही कंधार के शाह के पुत्र के मृत्यु हो जाने के बाद हुमायूं ने पुनः इसे अपने अधिकार में ले लिया तथा बैरम खान को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। काबुल एवं बदखसा के विजय के बाद कंधार विजय हुमायूं के काबुल विजय का निश्चय किया, जिस पर कामरान का आधिपत्य था। 17 नवंबर 1545 को हुमायूं काबुल में प्रवेश किया। कामरान ने हुमायूं का मुकाबला किया, परंतु वह पराजित हो जाता है। हुमायूं का काबुल पर अधिकार हो गया। तत्पश्चात वह बदखसा को विजित करने के लिए प्रस्थान किया, जिस पर सुलेमान मिर्जा का अधिकार था। सुलेमान मिर्जा पराजित हुआ और बदखसा पर हुमायूं का अधिकार हो गया। इसी समय हुमायूं बीमार पड़ गया। उसकी अस्वस्थता का लाभ उठाकर कामरान ने 1546 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। हुमायूं पुनः काबुल पर अभियान के लिए प्रस्थान किया। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इसी समय हुमायूं तोपखाने से काबुल के दुर्ग पर प्रहार कर रहा था। कामरान ने बालक अकबर को दुर्ग की दीवार पर बैठा दिया था, किंतु महामनगा ने अकबर को अपने गोद में ले लिया। हुमायूं ने तोपों की दिशा बदल दी, जिससे अकबर बच गया। अंत में कामरान ने संधि की प्रार्थना की, जिसे हुमायूं ने स्वीकार कर लिया। हुमायूं का पुनः काबुल पर अधिकार हो जाता है। अब वह बल्ख की विजय के लिए प्रस्थान किया। हुमायूं की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कामरान और उज़्बेकों की सहायता से 1549-50 ईस्वी में एक बार पुनः काबुल पर अधिकार कर लिया। अतः हुमायूं तीसरी बार काबुल पर अधिकार करने के लिए आया। कामरान पूरे पराजित हुआ और भेष बदलकर भाग गया, किंतु अस्करी पकड़ा गया। इस बार हुमायूं ने अस्करी को दंडित किया। बाद में उसकी प्रार्थना पर हज के लिए मदीना भेजने की अनुमति प्रदान किया, जहां 1557-58 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कामरान अभी भी हुमायूं के विरुद्ध अभियान पर जारी रखा था। 1591 ईस्वी में पुनः काबुल के निकट पहुंचा। हुमायूं उसका मुकाबला करने के लिए पहुंचा। 23 नवंबर 1591 में दोनों को मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की ओर से युद्ध करते हुए हिंदाल मारा गया। कामरान अंतिम रूप से पराजित हुआ और भाग गया। शरण की तलाश में वह गखरों के सरदार सुल्तान आदम के पास पहुंचा। जिसने उसे हुमायूं को सौंप दिया। दंड स्वरूप हुमायूं ने उसे अंधा करवा दिया। बाद में उसकी प्रार्थना पर हज के लिए मक्का भेज दिया, जहां 1558 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अब भाइयों के विद्रोह से सुनिश्चित होकर हुमायूं ने अपना ध्यान भारत की पुनर्विजय की ओर लगाया। तो भारत के पुनर्विजय की बात करें यहाँ पर, शेर शाह के जो उत्तराधिकारी थे, शेर शाह के उत्तराधिकारी बहुत कमजोर थे। इस्लाम शाह सूर्य के बाद कोई काबिल शासक दिखाई नहीं दिया, चाहे वो आदिल शाह सूर्य हो चाहे सिकंदर शाह सूर्य। तो ऐसे दौर में हुमायूं को एक बड़ा मौका मिलता है कि हम भारत की ओर रुख किया जाए। तो इसकी परिणति के रूप में हमें मच्छीवाड़ा का युद्ध, पहला युद्ध दिखाई देता है। 15 मई 1555 ईस्वी को मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है।
हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी होता है। पंजाब और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर मुगलों के अधिकार के बाद अफगान सुल्तान सिकंदर शाह सुर आतंकित हो गया। उसने अपने सेनापति तातार खान एवं हैबत खान को मुगलों को रोकने के लिए भेजा। 15 मई 1555 ईस्वी को लुधियाना के निकट मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर मुगलों व अफगानों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अफगान पराजित हुए। इस विजय के बाद संपूर्ण पंजाब, हिसार, फिरोजा और दिल्ली के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया। अब इसके बाद सरहिंद का युद्ध आ जाता है। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ था। हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के बीच होता है। परिणाम इसमें भी हुमायूं विजयी होता है। तो यहाँ पर चले हम तो मच्छीवाड़ा के युद्ध के में पराजित होने के बाद सिकंदर शाह सूर ने एक विशाल सेना के साथ हुमायूं का मुकाबला करने के लिए प्रस्थान किया। 22 जून 1555 ईस्वी को दोनों के मध्य सरहिंद के निकट युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर शाह सूर पराजित हुआ और भाग खड़ा हुआ। सरहिंद के युद्ध में पराजय के साथ ही भारत में अफगानों की सत्ता का अंत हो जाता है और मुगलों की सत्ता का पुनः स्थापना हो जाता है। सरहिंद युद्ध के पश्चात हुमायूं 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली में प्रवेश किया और दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अब हुमायूं के अंतिम दिन की चर्चा करें। दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के बाद हुमायूं सर्वप्रथम शासन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहता था। अपने पुत्र अकबर को हिसार का क्षेत्र प्रदान किया। अबुल मालिक को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। इसी प्रकार बैरम खान को सरहिंद, तारगी बेग को मेवात, सिकंदर खान उज़्बेक को आगरा, अली कुली खान को संभल और हैदर मोहम्मद खान अख्ता बेगी को बयाना में नियुक्त करता है। पदों की नियुक्ति के बाद उसने शेष बचे विद्रोहियों और प्रतिद्वंद्वियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, किंतु 20 जनवरी 1556 ईस्वी को अपने पुस्तकालय दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ये जो था दीन पनाह था, इसको नोट कर लीजिएगा। दीन पनाह ये पुस्तकालय था, पुस्तकालय। इसी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। अंत में 24 जनवरी 1556 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपने जान दे दे। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हुमायूं के पतन के कारणों को लेकर विद्वानों में बड़ा विवाद है। परंपरा अनुसार उसके पतन का सबसे प्रमुख कारण उसकी चारित्रिक दुर्बलता को माना जाता है, परंतु इतिहासकार प्रोफेसर सतीश सेन उसके पतन का प्रमुख कारण अफगानों की शक्ति का सही आकलन न कर पाने को मानते हैं, क्योंकि वो शेर खां की शक्ति का आकलन से नहीं कर पाया था। इसीलिए भारत में अफगानों ने 15 साल तक शासन किया। अगर वो उसको समझ गया होता तो ये स्थिति न होती। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान एक कामिल यानी योग्य इंसान कहा है। कानून हुमायूनी से पता चलता है कि उसने प्रशासन में सहायता के लिए अहल मुराद नामक वर्ग का गठन किया, जिसमें मुख्यतः नर्तक नर्तकियां शामिल थे। अभी यहाँ पर जो इसने गठित किया था अमीर वर्ग, उसमें बात कर ले थोड़ा सा हम। इसमें अहल ए दौलत, अहल ए सादात, अहल ए सादात, और इसके अलावा एक और था अहल ए मुराद। तीन प्रकार के अमीरों का गठन किया, ठीक है। तो उसने दिल्ली में मीना बाजार की भी शुरुआत की। इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा।
अहल मुराद में मुख्तलिफ नर्तक और नर्तकियाँ शामिल थे। दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। मीना बाजार की शुरुआत कर रहा था, यही वही मीना बाजार था जहाँ पर पहली बार सलीम ने अनारकली को सलीम ने मेहरून निशा को देखा था और देखने के बाद उसके सौंदर्य पर, उसके हुस्न पर फिदा हो गया और बाद में उसने जिद करने लगा कि अब मैं इसी से शादी करूँगा और बाद में उसकी शादी हो भी जाती है 1611 ईस्वी में। तो मीना बाजार में बड़ी मोहब्बत की कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। न जाने कितने मोहब्बत के अफसाने वहाँ गढ़े गए। तो मीना बाजार बहुत ही प्रमुख था और इसमें राज दरबार से संबंधित लोग ही जाते थे। तो ऐसे में मुलाकातों का जो सिलसिला था उससे मोहब्बत बढ़ते गए। तो मीना बाजार से क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि मीना बाजार की शुरुआत सबसे पहले किसके समय हुई? तो हुमायूं के समय हुआ था। ठीक है। और इसके अलावा झरोखा दर्शन भी एक प्रमुख है। तो यहाँ पर हम बात करें तो मीना बाजार की शुरुआत किया था जिसमें कर्मचारियों की पत्नियां बाजार में जाती थी जबकि राज परिवार के लोग खरीदारी करते थे। हुमायूं ज्योतिष पे भी विश्वास करता था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसलिए वह सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था। वह पीला रंग का पहनता था, शनिवार को काला पहनता था, सोमवार को सफ़ेद पहनता था। वह अफीम का भी बड़ा सेवन करता था, बहुत बड़ा अफीमची था। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, हुमायूं ने चमड़े का सिक्का भी चलाया था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सुर वंश की चर्चा करेंगे। शेरशाह सुर का इतिहास बताएंगे आपको। धन्यवाद आज के लेक्चर।